नमस्कार, केजीएस के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। देश की सर्वोच्च परीक्षा को पास करना और केवल पास ही नहीं करना, उसमें फर्स्ट रैंक लाना, ये सपने से कम नहीं है। और इस सपने को सच कर दिखाया आदित्य श्रीवास्तव ने, जिन्होंने 2023 में ऑल इंडिया रैंक 1 अर्जित किया है। तो मैं केजीएस के इस मंच से सचिन अरोड़ा आप सबका भी स्वागत करता हूं और आदित्य को हमारे सम्मुख लाना चाहूंगा। आदित्य, बहुत-बहुत स्वागत आपका इस मंच पर। Thank you, sir, and it is a pleasure being here. तो आदित्य, आज रक्षाबंधन का पर्व है और आपने अपने बिजी शेड्यूल से मेरे आग्रह पर ये थोड़ा समय निकाला। तो मैं सभी छात्रों को बताना चाहता हूँ कि आदित्य अभी ट्रेनिंग में जाने वाले हैं और समय के अभाव में आदित्य ने यहाँ पर हमें अपनी जर्नी शेयर करने के लिए थोड़ा सा समय दिया। तो आदित्य, मेरा अपना पर्सनल धन्यवाद आपके लिए और केजीएस के जितने भी छात्र हमें सुन रहे हैं और आगे भी बहुत से छात्र सुन रहे हैं, उन सब की तरफ से आपको धन्यवाद। कुछ प्रश्न मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा और ये सारे प्रश्न, ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आई एम गोइंग टू आस्क, कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में भी हो सकते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में मॉडरेट करूंगा और मेरे पास कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपकी इस यात्रा को हमारे छात्रों तक पहुंचाएंगे और शायद इस यात्रा में वो खुद की भी जर्नी देख पाएं और अपना फ्यूचर देख पाएं उसमें। तो आदित्य, मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इससे पहले आईपीएस रहे हैं, वो ट्रेनिंग आपकी खत्म हो रही है, अब आप आईएएस की ट्रेनिंग में जा रहे हैं, तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा इसमें। तो आपके लिए सिविल सेवा से जुड़ना क्या है? व्हाट डज इट मीन टू बिकम अ सिविल सर्वेंट एंड बीइंग पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया? तो मेरे लिए सिविल सेवा से जुड़ने के काफ़ी सारे आयाम हैं, जिसमें से कि एक आयाम डेफिनेटली ये है कि सिविल सेवा एक ऐसी चीज़ है जो, जैसे मैं कॉर्पोरेट से आता हूँ, तो वहाँ से अगर हट करके देखा जाए तो ये मेरे लिए माध्यम था कि मैं ग्रास रूट से जुड़ करके और ग्रास रूट पे काम कर पाऊँ और एक ऐसा लोगों का इंटरफेस मिलेगा मेरे को, जिससे मैं ना सिर्फ उन तक जो भी सरकार की स्कीम्स है वो पहुँचा पाऊँगा, बल्कि मैं ये मानता हूँ कि उस इंटरफेस से मेरे खुद के भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को एक मल्टी डायमेंशनैलिटी और एक होलिस्टिसिटी मिलेगी। बिल्कुल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो मेरे मेरे लिए सिविल सेवा को डिफाइन करते हैं। बहुत-बहुत समग्र सोच रखी है आपने कि मतलब इट इज़ नॉट जस्ट अ जॉब, इट इज़ मच मोर देन अ जॉब। सो थैंक यू फॉर दैट। तो आदित्य, मेरा दूसरा क्वेश्चन थोड़ा-सा विचित्र है कि बहुत से छात्र जो हैं सिविल सेवाओं के बारे में सुनते हैं, कई बार यूट्यूब पर देखते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, मन बना लेते हैं। लेकिन जब इस परीक्षा में कूदते हैं, तो बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। तो मैं आपसे आपकी यात्रा के आधार पे, बेस्ड ऑन योर लर्निंग्स, वो क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए पहले बिफोर जंपिंग इंटू सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन? अच्छा, इसमें मैं कुछ खास बातें बोलना चाहूँगा। पहला ये कि जैसे कई लोग, आपने बताया कि इस सेवा की तरफ इसलिए आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि वो लोग रील्स में कुछ-कुछ देख रहे होते हैं या उन लोग को पावर और फैसिलिटीज़ के बारे में कुछ-कुछ बताया जा रहा होता है। बट मैं कहना चाहूँगा कि डेफ़िनिटली वो सारी चीज़ें एक छोटे समय के बाद खत्म हो जाती है, उनका आकर्षण खत्म होने लगता है। तो मेरे अनुसार जो भी स्टूडेंट्स इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, उनके मन में पहले ये क्लैरिटी होना चाहिए कि वो इस सर्विस से क्या हासिल करना चाहते हैं और लोगों को क्या देना चाहते हैं। जब तक ये उनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगी, जैसे मेरे दिमाग में क्लैरिटी थी थोड़ी कि मैं क्या करना चाहता हूँ और किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट देखना चाहता हूँ, तो उस तरह की क्लैरिटी के बाद ही इस प्रिपरेशन में आने का और इसमें घुसने का मेरे अनुसार मतलब बनता है। इंपॉर्टेंट अंडरलाइन मैसेज है जो उस पे ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, मेरे प्रश्न में एक और चीज़ छुपी हुई थी कि क्या हर किसी को इस तैयारी में जुट जाना चाहिए या कुछ बेसिक आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और आप में क्षमता होनी चाहिए? कई बार मैं देखता हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनका पढ़ाई में या उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन आईएएस में रुचि बहुत है। तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें, ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता है। तो कुछ वो बेसिक चीज़ें जो सुनिश्चित करके फिर आना चाहिए, इसमें जंप मारना चाहिए। सर, मेरे अनुसार एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होनी चाहिए आपके अंदर, जो कि आपको इस लंबी जर्नी के लिए मोटिवेटेड रखे। और जब तक वो मोटिवेशन आपके अंदर से नहीं आएगा, सेल्फ मोटिवेशन जब तक वो नहीं होगा, तब तक आपके लिए बहुत मुश्किल होगा इस लंबे सफ़र में लगातार मेहनत करते रहना। तो मेरे अनुसार ये डेफ़िनिटली, और ये जो आपका इंटरनल मोटिवेशन है, ये उस क्लैरिटी से ही आता है कि आप बेसिकली अपने जीवन से चाहते क्या हैं और अपने जीवन से ऐसा क्या चाहते हैं जो आपको सिविल सर्विसेज़ में आ करके हासिल हो सकता है। तो ये अगर आपके आयाम और आपके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर हैं, तो डेफ़िनिटली आपको, आपके अंदर वो मोटिवेशन भी होगा और आप डेफ़िनिटली पढ़ाई की तरफ अपना रुझान भी बनाए रख पाएँगे लंबे समय तक। जी आदित्य, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो एक ड्रिवन होना चाहिए, इंटरनली ड्रिवन। और फिर जैसे कि हमने अभी बात की कि ऐसा यूट्यूब पे देखकर लगता है सब आसान है, बट चुनौतियाँ तो आती हैं। तो मैं आपसे ऑनेस्टली पूछना चाहता हूँ कि पहले थॉट्स क्या आए आपके दिमाग में जब आपने परीक्षा की तैयारी शुरू करने की सोची? क्या थॉट्स थे और उसके बाद पहला कदम क्या उठाया आपने? तो पहले थॉट्स के बारे में तो मैं कहना चाहूँगा कि शुरुआत तो सबसे ज़्यादा यही दिक्कत थी कि
शुरू कहाँ से करें, सिलेबस क्या है, कैन एनीथिंग अंडर द सन बी आस्क्ड, तो ये सारे इनिशियल डाउट्स थे हमारे। तो शुरुआत मैंने इस तरह से की थी कि अपने कुछ सीनियर्स थे मेरे, जो कि मेरे कॉलेज से ही थे और वो ऑलरेडी सर्विसेज में थे या तो प्रिपरेशन कर रहे थे थोड़े टाइम से। तो मैंने उन लोगों को कॉन्टैक्ट किया, 2-3 लोगों से बात की, उनसे समझा कि किस प्रकार मेरे को शुरुआत करनी चाहिए। और उन्होंने मेरे को ये बताया कि पहले आप सिलेबस पे ध्यान दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, एनालाइज़ करें, और उसके बाद जो बेसिक बुक्स थी उनकी लिस्ट उन्होंने बताई और बोला यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा उन्होंने बताया था उसी अनुसार मैंने सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बुक्स में जहाँ तक मुझे याद है मैंने सबसे पहले लक्ष्मीकांत से ही शुरुआत की थी। तो दैट्स हाउ माय जर्नी बिगैन इन दिस फील्ड। तो आपको मार्गदर्शन मिला अपने सीनियर्स का और आपने उनकी बात देखकर कुछ बेस बुक्स निकाली और लक्ष्मीकांत एक पॉपुलर किताब है। क्या सारे टाइम पढ़ना ही होता है जो आईएएस की तैयारी करते हैं या कुछ अपने लिए भी फ्री टाइम होता है? सर मैं कहूँगा एक पढ़ाई टाइम को टेबल डेफ़िनिटली। अगर मैं पूछूँ इसमें एक टाइम टेबल वाला भी एक भाव है मेरे प्रश्न में कि आपका टाइम टेबल भी था और क्या सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना था या कुछ और भी था? सर मैं कहूँगा कि पढ़ाई डेफ़िनिटली टॉप स्पॉट ले जाती है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, तो आपके जो भी टारगेट्स हैं उस पर्टिकुलर दिन के, वो आपको डेफ़िनिटली उसी दिन कंप्लीट करने चाहिए, क्योंकि वरना बैकलॉग बहुत ज़्यादा समय तक सस्टेनेबल नहीं होता है। तो मेरा एक टारगेटेड अप्रोच रहता था और उस टारगेट को अचीव करने में जनरली 10 से 12 घंटे पर डे की पढ़ाई लग जाती थी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आपको टाइम मिलता है कि आप अपनी जो भी हॉबीज़ हैं वो परस्यू कर सकें। मेरा एक थोड़ा गिल्ट उस टाइम होता भी था कि कई बार होता था कि 1-1 घंटे तक मैं रील्स ही स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो इस तरह के मेरे गिल्ट थे उस टाइम पे, बट अब मेरे को लगता है कि दैट इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर रिजुविनेशन। और रही बात जैसे आपने टाइम टेबल का पूछा, तो मेरा टाइम टेबल ऐसा कुछ रहता था कि मैं सुबह 7 बजे से लगभग पढ़ाई शुरू करता था। तो उस टाइम से लेकर के लंच तक, इंक्लूडिंग द ब्रेकफास्ट ब्रेक एंड ऑल, मैं जीएस की पढ़ाई करता था। उसके बाद लंच के बाद लगभग 1 घंटे का ब्रेक लेकर के फिर मैं शुरू करता था अपना ऑप्शनल का। तो उस टाइम से लेकर के डिनर तक मैं ऑप्शनल की तैयारी करता था, इंक्लूडिंग अ स्मॉल ब्रेक फॉर कॉफी एंड ऑल इन द इवनिंग। और फिर डिनर के बाद मैं लगभग 1 घंटा या डेढ़ घंटा रिजर्व रखता था उस सब्जेक्ट के लिए जो मेरे को अपना वीकेस्ट पॉइंट लग रहा हो। तो इस तरह से मैं अपना जो दिनचर्या थी उसको मैं अपना शेप करता था। तो आदित्य टाइम टेबल का एक बड़ा फेवरेट प्रॉब्लम है कि टाइम टेबल तो बन गया, एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो कई बार उसमें चूक होती है और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि 2-3 दिन तक चूक हो जाती है। मान लीजिए कोई परिवार में त्योहार आ गया, इमरजेंसी हो गई, तो आपके भी निश्चित रूप से ऐसे कई बार लक्ष्य चूके होंगे। तो जी सर। इनके चूकने से नुकसान होता है, क्या होता है, आपने उन्हें कैसे किया? क्योंकि हमारे छात्र कई बार हमसे आकर कहते हैं, "सर टाइम टेबल बनाते हैं, हफ्ते भर तक जोश रहता है, फिर फूँक हट जाती है।" तो थोड़ा-सा बताइए अगर चूक हो भी गई है, तो वापस कैसे आएँ? और चूक क्या सच में बहुत बड़ा गुनाह होती है? सर इसमें 2-3 आयाम मैं कहना चाहूँगा। पहला कि चूक बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती अगर वो एक आदत ना बन जाए। तो मैं जब टाइम टेबल बनाता था मैं उसमें सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी भी रखता था कि मैं एग्ज़ैक्टली हर घंटे का टाइम टेबल नहीं बनाऊँगा। मैं टाइम टेबल ऐसा बनाऊँगा कि सुबह से लेकर के इस टाइम तक मेरे को मान लीजिए जीएस पढ़ना है। अब वो उसी पर्टिकुलर दिन मैं डिसाइड करूँगा कि मेरे को ब्रेकफ़ास्ट वाला ब्रेक कितने बजे लेना है या फिर मेरे को जीएस में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो उतना ग्रैन्युलैरिटी मैं नहीं रखता था जब अपना टाइम टेबल बनाता था। बाकी जहाँ तक चूक की बात है तो डेफ़िनिटली इट्स ह्यूमन नेचर कि कुछ दिन आपका मन नहीं भी करेगा पढ़ाई करने का, और ये इतना लंबा जर्नी है, लाइक मेरा खुद का भी 3 साल से ज़्यादा ही चला। तो इतना लंबा ये जर्नी है कि आपको डेफ़िनिटली कुछ दिन आपके ऑफ जाएँगे। तो उसको दिल पे नहीं लगाना है और बस ये ध्यान देना है कि वो चीज़ आपकी आदत ना बने। आपके जो भी टारगेट उस दिन के मिस हुए हैं, वो आगे वाले हफ्ते में आप डेफ़िनिटली कवर कर लें। तो अगर ये इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो मेरे को नहीं लगता कि टाइम टेबल कोई बहुत या टाइम टेबल में होने वाली चूक कोई बहुत दिक्कत वाली चीज़ है। जी, बहुत ही व्यावहारिक उत्तर है। मैं भी मानता हूँ इट इज़ ह्यूमन टू फेल और एक मैराथन रेस है, तो उसमें अक्सर ये हो जाता है। इस मैराथन रेस में आपने कहा कि 3 साल लग गए, तो जो हमें सुन रहे हैं, जो आईएएस की तैयारी करने वाले हैं, भई 2, 4, 6 महीने का मामला नहीं है, 2-3 साल लग जाते हैं और परीक्षा ही 1 साल की तैयारी मान लो तो 2 साल तो लगे ही लगे, उसमें भी आदित्य आईपीएस हो गए थे। तो आदित्य ये 2-3 साल की जर्नी में बहुत से लोगों का मानना है कि कोई सहायता मिल जाए तो अच्छा है, तो कोचिंग लेते हैं। तो कोचिंग लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? आपने ली थी क्या? और इसके बारे में मतलब क्या इसकी उपयोगिता है, ये बताएँ प्लीज़? सर मैं कहूँगा कि जिसके पास कोई भी गाइडेंस नहीं है, उसके लिए डेफ़िनिटली कोचिंग एक अच्छा साधन कई बार प्रदान करती है। मैं वही चीज़ें कहना चाहूँगा जो मेरे सीनियर ने उस टाइम मेरे से कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप एकदम शून्य से स्टार्ट कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली कोचिंग जो है वो आपकी काफ़ी सहायता कर सकती है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी थोड़ी तैयारी करके एक लेवल हासिल कर लिया है, तो कोचिंग वुड प्रूव टू बी अ ड्रैग ऑन योर प्रिपरेशन, क्योंकि कोचिंग आपकी स्पीड पे नहीं चलेगी। वो जब पढ़ाएगी तो वो हर चीज़ आपको ज़ीरो से पढ़ाना शुरू करेगी। और अगर आपने एक लेवल तक तैयारी कर ली है, तो फिर आपको उसकी पेस मैच करने में आप पीछे छूटते जाएँगे। तो उसी चीज़ को मानते हुए और प्लस मेरे टाइम पे कोरोना भी था तो दिल्ली जाने की संभावना भी नहीं थी मेरी। तो उस अनुसार मैंने अपनी तैयारी घर से ही की थी और मैंने क्लासरूम कोचिंग ये सब नहीं लिया था। टेस्ट सीरीज़ डेफ़िनिटली मैंने जॉइन की थी। तो यही मैं सलाह देना चाहूँगा कोचिंग के बारे में। धन्यवाद
आदित्य इसके लिए, और कोचिंग की बहुत ही व्यवहारिक सी सलाह आपने दी। और मेरा भी ये मानना है आदित्य, आप तो रैंक 1 है, रैंक 4 थे ऐश्वर्य वर्मा, मैं उनसे बात कर रहा था, मेरे छात्र रहे पुराने। तो उन्होंने कहा कि सर पहला वर्ष तो हम कोचिंग की क्लास के टाइम टेबल के चक्कर में सेल्फ स्टडी नहीं कर पाए, इसलिए रह गए थे। तो आपने बड़े अच्छे से बात कही कि अगर आप 0 पे हैं तब तो भाई वहाँ से शुरू कर लीजिए, वरना अगर आप पहली तैयारी करके आए हैं तो फिर कोचिंग के साथ टाइम टेबल में एक समन्वय का इश्यू हो सकता है। और जहाँ तक मुझे याद है, आप मेरे मास्टर स्ट्रोक प्रोग्राम में आए, तो उसमें तो हमने एक शर्त ही ये लगा रखी है कि आपका जो है प्रीलिम्स के लेवल की जीएस की तैयारी होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप उसमें आए। इसमें आप जैसे अभी कोविड के समय की बात कर रहे थे, आपके कुछ मित्र भी होंगे जिन्होंने दिल्ली आकर तैयारी की। तो आप क्या मानते हैं कि ऑफलाइन या ऑनलाइन अगर कोई कोचिंग चुनता है, तो ऑफलाइन या ऑनलाइन क्या बेहतर होगा? और खासकर जो दिल्ली में हमने देखा जिस तरह की कुछ कोचिंग में दशाएँ इस तरह की हैं कि रहना बहुत आसान संभव भी नहीं होता, आर्थिक रूप से भी मुश्किल है, जो कंडीशंस हैं वो भी एक चुनौतीपूर्ण है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे अगर कोई ले रहे हैं तो क्या ऑनलाइन को भी वो किया जा सकता है प्रभावी? क्योंकि आप मेरे ऑनलाइन में छात्र रहे हैं, मास्टर जी सर। स्ट्रोक में हम नहीं चाहते थे कि कोई भी दिल्ली आए, तो उस पे आपके अनुभव प्लीज़। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें कोचिंग के दौरान आपको देखना, अगर आप कोचिंग लेना चाह रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है। पहला कि आपका जो पीयर ग्रुप है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप घर से रह के तैयारी करेंगे तो एक आपको वो नुकसान होगा कि आपको पीयर ग्रुप हो सकता है ना मिल पाए। अगर पीयर ग्रुप आपको मिल रहा है तो डेफिनिटली मेरे अनुसार ऑनलाइन प्रिपरेशन करना काफ़ी बेटर है, क्योंकि ऑनलाइन आपका साधन एक्चुअली आपके पास तक आता है। दूसरा, आपको रहना, खाना ये सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे घर पे रह के तैयारी किया था, तो मेरे को अपने पढ़ाई के अलावा और भी किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। अलग से रहने में आपको बहुत सारी चीज़ें और भी काम पड़ जाते हैं आपको। और उसके अलावा डेफ़िनेटली एक ऑनलाइन में ये एक्स्ट्रा फ़ायदा है कि आपका जो भी मटेरियल है, वो आपको एक जगह पर आपको कंसंट्रेटेड मिल जाता है। जबकि ऑफ़लाइन में आप उस जगह पे जाएँगे तो आपको इवन जो दुकानें होती हैं, वो देख कर के भी काफ़ी भ्रमित हो जाते हैं कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो इसलिए मेरे अनुसार जितना आप अपना स्ट्रीमलाइन रखेंगे प्रिपरेशन, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और बाकी एक और पॉइंट जो मैं कहूँगा कि ऑनलाइन हो या ऑफ़लाइन, आपका खुद का जो विल पावर है, वो मजबूत होना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। कोचिंग ये सब कुछ उसके बाद फिर सेकेंडरी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि कोचिंग ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको पास कराने जा रहे हैं, आप ही उसे पास करेंगे। वो उसमें जो सहायता दे सकते हैं, वो शिक्षक जो आपकी मदद कर सकते हैं, और जैसा आपने कहा मटीरियल एक जगह पे सुव्यवस्थित हो, एक अच्छा पीयर ग्रुप मिल जाए, तो इस तरह की चीज़ें आपको कोचिंग में सहायक हैं। याद रखिए कोचिंग कोई गोल नहीं हो सकता, कोचिंग एक माध्यम है, मीन्स ही है, उसे गोल बनाने की गलती ना करें। तो इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ जो लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो कई बार ना जैसे आपने कहा दिल्ली में तो बहुत सारी फ़ोटोकॉपी की दुकानें ही कन्फ्यूज़ कर देती हैं। तो क्या आपने भी एक विषय एक किताब की तरह से किया? और मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनकी कैसे मदद हो सकती है कि वो 1-2 उदाहरण अगर विषय और किताब का अगर आप दे सकें तो उनकी बहुत मदद होगी इसमें? सर मेरे अनुसार जो मेरा पढ़ाई का तरीका था, वो एक विषय एक किताब तो था ही, लेकिन उसके अलावा जो ऑनलाइन आजकल इतने सारे साधन अवेलेबल हैं, उनको भी मैंने पूरा ढंग से इस्तेमाल किया था। जैसे कि कई बार होता है कि कई सारी कोचिंग्स, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो लोग अपने नोट्स डाल देते हैं। अब उसमें गलती क्या करते हैं लोग कि जैसे मान लीजिए गवर्नेंस का टॉपिक है, तो लोग उन्हीं कोचिंग्स के नोट्स को उठा करके और उनको रट करके और सोचते हैं कि मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। मैंने उसकी स्मार्टली इस्तेमाल इस तरह से किया था कि मैंने उनको एक फ्रेमवर्क ऑफ नोट्स की तरह देखा था, कि ये जो नोट्स है ये मेरा बेसलाइन है। अब यहाँ से मुझे उसमें वैल्यू एडिशन करना है, मे बी गूगल यूज़ करके, चैट जीपीटी यूज़ करके, टॉपर्स की कॉपीज़ यूज़ करके, करंट अफेयर्स यूज़ करके, तो उसमें मैं अपने अनुसार जो भी कमीशंस या डेटा, फैक्ट्स, एग्ज़ाम्पल्स, ये सारी चीज़ें मैं उन्हीं नोट्स में अपना उस तरह से अपडेट कर लेता था। तो उससे क्या होता था कि जो मटीरियल 10,000 और लोग पढ़ रहे हैं, मैं भी वही पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने उनमें वैल्यू एडिशन इस तरह से किया है कि मेरे आंसर जब मैं लिखूँगा, तो वो बाकी से थोड़े अलग दिखेंगे। तो ये मटीरियल वाला जो मैटर है, इस पे मैं ये चीज़ डेफिनिटली कहना चाहूँगा कि one book, one subject is necessary, but then you have to use all the other sources judiciously. बिल्कुल आदित्य, आई टोटली एग्री विद दिस, और मेरे ख्याल से इसमें करंट अफेयर्स का भी बहुत अच्छा समावेश हो जाता है अगर आप अपने इंटरनेट को अच्छे से यूज़ करना जानते हैं। जी सर। और मुझे याद है हमारे साथी मास्टर स्ट्रोक में आपके साथ रविंद्र रहे हैं, रविंद्र मेघवाल, वो भी आईएएस हुए हैं। उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी पूरी की पूरी अपने आप ही नोट्स बनाए इंटरनेट से और बहुत अच्छे अंक लाए हैं, मेरे ख्याल से 298 आए हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा स्कोर है। प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं, आपने तैयारी शुरू कर दी, आपने अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए, टाइम टेबल बना लिया। क्या कभी ऐसा बिंदु आया जब आपको लगा हाँ, अब प्रीलिम्स के लिए तैयार है? मतलब मेरे अनुभव में बच्चे ये कहते हैं सर प्रीलिम्स आ जाता है हम तैयार नहीं हो पाते। तो डिड दैट हैपन? सर मैं ये कहूँगा कि डेफिनिटली ऐसा तो आपको कभी भी नहीं लगता कि हाँ, अगर मैं आज का आज पेपर में बैठ जाऊँ तो मैं पास ही हो जाऊँगा। इसमें कई सारे आयाम ऐसे रहते हैं जो कि ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि ऑल्सो आपको थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क भी देखना होता है। तो आपको कभी भी ये फ़ील नहीं आएगी कि आपका कोर्स पूरा खत्म हो गया और आप प्रीलिम्स के लिए तैयार हैं।
लेकिन हाँ, ये कॉन्फिडेंस जरूर आ सकता है आपको कि जितना मैं पढ़ सकता था उतना मैंने पढ़ लिया है। जो भी मेरे ह्यूरिस्टिक्स थे, जो कि मैंने मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके देखे थे कि क्या-क्या फॉर्मेट होते हैं यूपीएससी के क्वेश्चंस को फ्रेम करने के, वो सारे चीजें मैंने देख ली हैं एंड नाउ आई एम रेडी टू गिव माय बेस्ट। बस उतनी फील के साथ मेरे अनुसार प्रीलिम्स में बैठ जाना होता है। बाकी डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आपने कितने शिद्दत से पढ़ाई किया और कितना आपने अपने ह्यूरिस्टिक्स को स्ट्रांगली तैयार किया है। थैंक यू आदित्य। ये वाला एक बहुत बड़ा मिथ है कि भाई एक दिन मतलब 9 मन तेल होगा तब राधा नाचेगी। भाई ऐसा नहीं होगा कभी भी आपको कि आपकी तैयारी पूरी हो गई, ये अभाव महसूस होगा। और आदित्य मुझे लगता है कि इसको पार पाने का एक तो अपने ह्यूरिस्टिक्स जो आपने कहा कि वो डेवलप होने चाहिए। मुझे लगता है इसका पार पाने का तरीका एक ये भी है कि एग्जाम से पहले खूब सारे टेस्ट लगा लो। तो आपने भी प्रीलिम्स के टेस्ट लगाए होंगे, तो लगभग कितने टेस्ट लगाए होंगे, किस फ्रीक्वेंसी पे लगाए होंगे, कुछ अंदाजा दे पाएंगे? सर मैं कहूंगा प्रीलिम्स की जो टेस्ट लगाने की श्रृंखला थी वो भी मेरे लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी। मैं कहना चाहूंगा कि जो मेरा पहला अटेम्प्ट था उसमें मैंने 35-40 टेस्ट के आसपास लगाए थे, लेकिन उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। बट वहां से मैंने जब अगले साल की तैयारी की तो मैंने ये समझा कि एक्चुअल में खासकर आखिरी के एक महीने में प्रीलिम्स के बहुत ज्यादा टेस्ट लगाने से होता क्या है कि आपका जो माइंडसेट होता है वो उन चीजों पे नहीं जा पाता, उन पैटर्न्स पे जो एक्चुअली में यूपीएससी फॉलो कर रहा होता है अपने स्टेटमेंट्स को फ्रेम करने में। तो वो एक तरह से आपके लिए नुकसान की चीज बन जाती है। तो अगले अटेम्प्ट में मैंने अपने मॉक टेस्ट काट के लगभग 15 कर दिए थे और फाइनल जिस इस वाले अटेम्प्ट में मैंने काट करके लगभग 5 कर दिए थे। शायद 5 से ज्यादा मैंने नहीं दे पाया था क्योंकि वैसे ही मेरा इंटरव्यू लेट था और मेरे पास एक ही महीना बचा भी था। बट उससे मैंने पूरा का पूरा अपना फोकस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे रखा था, खासकर पिछले 3 साल के क्वेश्चंस पे, और उनसे आइडेंटिफाई करना कि किस प्रकार के पैटर्न्स यूपीएससी फॉलो कर रहा है इन फ्रेमिंग द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड इन फ्रेमिंग द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। तो वो चीज जब दिमाग में बैठ जाती है तो अपने आप आपके दिमाग में ऐसे ह्यूरिस्टिक्स होते हैं जो कि आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आपने वो एग्जैक्ट टॉपिक पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आपको हेल्प करते हैं सही ऑप्शन तक पहुंचने में, या एटलीस्ट 2 ऑप्शन तक नैरो डाउन करने में। तो आई थिंक दोज थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एक्चुअली गिविंग मॉक टेस्ट मैकेनिकली। जी आदित्य, ये बहुत काम की बात कही आपने, क्योंकि एक तरह से चलन बन गया है। सब लोग सुनते हैं कि 80-90 टेस्ट तो लगा ही लो, और सच में आप बहुत ही व्यवहारिक बात कर रहे हैं कि भाई उस समय हम एक मशीन बन जाएं। और यूपीएससी का पेपर काफी ऑर्गेनिक है, और जो आप बार बार शब्द ह्यूरिस्टिक की बात कर रहे हैं, हो सकता है कुछ छात्र ना समझ रहे हो, तो मैं बताना चाहता हूँ एक तरह यूं समझिए कि आपके दिमाग की वायरिंग, जो आपके लॉजिक बने हैं उसमें बार बार चीजें देख कर कि आपके लॉजिक से आप किस तरह से वो करेंगे। तो इसमें जो पीवाईक्यू की भूमिका जो आदित्य आपने बनाई है, मेरे ख्याल से इट कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज। सभी छात्र इस चीज को विशेष रूप से देखें कि आदित्य ने किस प्रकार से पीवाईक्यू को अपना एक मानदंड भी बनाया और उसको अपने दिमाग की वायरिंग उस हिसाब से ट्रेन भी की। आदित्य, कुछ इस समय ना सीसेट का बहुत खौफ चलने लगा है, और हमारे इंजीनियर आके कहते हैं अरे भैया हमको तोड़ डाला फोड़ डाला। तो ये क्या सीसेट इतना डरावना हो गया है? और आपके मित्रों ने भी ये परीक्षा दी है, तो इतना डर है या इस पे पार पाया जा सकता है कुछ तरीकों से आसानी से, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का ही है? सर मैं कहूंगा कि डेफिनेटली मैथ्स जो है वो टफ हो गई है पिछले 2-3 साल से खासकर। और ये चीज मैंने खुद भी नोटिस की थी कि जहां पर मैं 2022 के अटेम्प्ट में लगभग 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था, इस बार मैं 2023 के अटेम्प्ट में मैं 51 या 52 तक ही अटेम्प्ट कर पाया था, क्योंकि जो काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स के, वो काफी टफ हो गए थे। तो मैं कहूंगा कि जो भी छात्र अब सीसैट को टारगेट करना चाहते हैं, डेफिनेटली एक क्वालिफाइंग पेपर होने की वजह से आपको रिलैक्सेशन है थोड़ा, तो दे नीड टू एक्ट स्मार्टली कि उनको अपने स्ट्रेंथ के एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे मुझे पता था कि मेरी मैथ स्ट्रांग है तो मैं मैथ्स पे ही ज्यादा फोकस करता था, लेकिन जिनको लगता है कि उनको मैथ्स में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, वो डेफिनेटली अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वो एक श्योर शॉर्ट चीज होती है जो कि ईजी भी होती है प्रैक्टिस करके, और उसमें श्योर शॉर्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन एक इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पर आपको डेफिनेटली थोड़ी सब्जेक्टिविटी रहेगी, लेकिन तब भी आपको आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आप आंसर तक पहुंच भी नहीं पाए। मैथ्स में ये दिक्कत हो जाती है, तो वहां पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो मान लीजिए इजी टॉपिक्स हैं, कि कोई परसेंटेज का क्वेश्चन है या प्रॉफिट लॉस टाइप के क्वेश्चन है, तो उनको आप पहले अटेम्प्ट करिए। और मान लीजिए आपको लगता है काउंटिंग के या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन हैं, तो उनको डेफिनेटली आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन द एंड आपको 66% मार्क्स ही चाहिए, और वहां तक इजीली आप पहुंच सकते हैं अगर आप उन 2 घंटे में अपने पेपर को स्ट्रेटेजी ढंग से स्ट्रेटेजाइज कर पाए। तो आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से हर टीचर यही बात कह रहा है, और आप तो परीक्षा पार किए हैं कि भाई अपनी स्ट्रेंथ देखिए। एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, इसे प्रतिष्ठा का सवाल ना बनाएं, खासकर गणित के सवाल को। और जैसे आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहते हैं, मैं तो हमेशा कहा अगर वो प्रश्न आए लाल गेंद निकलेगी हरी गेंद, वो गेंद खेलनी नहीं है। बाकी बहुत कुछ है हमें लूटने के लिए, हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन में नंबर लूटिए, हमारे रीजनिंग में लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं। तो स्मार्ट लर्निंग, और आपने देखा कि चुनौती तो आदित्य ने भी देखी है, लेकिन उस चुनौती में घुटने नहीं टेके, बहुत स्मार्टनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज किया। आप लोग भी करिए, आपके शिक्षक भी, और जो भी आप अभ्यास कर रहे हैं, इनफ है कि यूपीएससी में मदद हो सके। बट जैसे आदित्य ने कहा कि अगर कहीं आपकी कमजोरी है तो उस पर निश्चित रूप से ध्यान दीजिए। तो आदित्य, प्रीलिम्स की जर्नी तो लगभग दिख रही है कि आपने अपनी सोच को यूपीएससी के आधारित घुमाया।
मेंस में मैंने देखा कि आपने खासकर इस वाले अटेम्प्ट में थोड़ा रणनीति बदली। इसमें आपने टेस्टिंग पे बहुत जोर दे दिया। जी भैया सर। इसमें मैं लिखूँगा, दबा के लिखूँगा। यही चीज़ है मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग जो है यूपीएससी की सिविल सेवा की परीक्षा को बाकी सब परीक्षाओं से अलग करती है। तो आपके 2 अटेम्प्ट हुए हैं मेंस के, दोनों में मुझे बताइए कि आंसर राइटिंग कब शुरू की है आपने? मैंने कई बार देखा है छात्र की तैयारी भी नहीं होती, आंसर राइटिंग की चिंता में मतलब एकदम किडनी या गुर्दा दे देता है वो। तो कब शुरू की और एक्सेलरेटर शुरू से ही दबा दिया था या थोड़े समय बाद? सर, तो मैं कहूँगा कि मैंने अपनी आंसर राइटिंग की तैयारी इस तरह से शुरू की थी कि पहले मेरा फ़ोकस था कि मेरे पास कंटेंट होना चाहिए। तो मैंने पहले अपने बुक्स पढ़ के और या फिर जो भी मैंने सोर्सेज़ डिफाइन किए, उस तरह से मैंने अपने नोट्स तैयार किए। फिर उन नोट्स का रेक्टिफिकेशन किया कि अब ये नोट्स मेरे को बाय हार्ट याद होने चाहिए, वरना मैं 7 मिनट में या तो सोच सकता हूँ या तो लिख सकता हूँ। तो जब तक वो चीज़ें मेरे को एकदम बाय हार्ट याद नहीं होंगी, तब तक मैं वो डिलीवर नहीं कर पाऊँगा 7 मिनट में। तो ये मेरा सेकंड फ़ोकस था। उसके बाद फिर थर्ड फ़ोकस था मेरा कि अब मैं आंसर राइटिंग शुरू करता हूँ। और डेफ़िनिटली वो जो एक्सेलरेटर वाली बात है, शुरुआत से आप ना तो बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग कर पाएँगे और ना ही आपको बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आप डिलीवर कर पाएँगे। बिकॉज़ दीज़ थिंग्स टेक टाइम एंड वो धीरे-धीरे डेवलप होता है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये पाया था कि शुरुआत में मैं 2 ही 3 क्वेश्चन्स लिखता था पर डे रात को, बट उनमें वो क्वालिटी भी नहीं आती थी और टाइम भी मेरे को डेफ़िनिटली एक्सीड करता था। 7 की जगह साढ़े 8 9 मिनट लगते थे। बट धीरे-धीरे विथ प्रैक्टिस जैसे-जैसे आप उन आंसर्स को एनालाइज़ करेंगे, अपनी गलतियाँ देखेंगे, उनको सुधारने का प्रयास करेंगे, वैसे-वैसे आपका टाइम भी श्रिंक होगा और आपकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ जर्नी। और अगर मैं कंपेयर करूँ एक्सेलरेटर की, तो मैंने डेफ़िनिटली पिछले अटेम्प्ट में मेरा जो एक्सेलरेटर था वो पूरी तरह दबा भी नहीं था। मैं कहूँगा कि मैं एट मैक्स भी रोज़ 4-5 क्वेश्चन्स ही प्रैक्टिस करता था। बट इस बार सचिन सर से जुड़ने के बाद मैं रोज़ 10, 12, 15 क्वेश्चन्स प्रैक्टिस कर रहा था। प्रीलिम्स और मेंस के बीच की बात कर रहा हूँ। तो डेफ़िनिटली इस बार जो एक्सेलरेटर था वो सही टाइम पे दबा और सही टाइम भी मेरे अनुसार प्रीलिम्स और मेंस के बीच वाला ही होता है एक्सेलरेटर दबाने का। तो आदित्य आपने कहा कि इस बार एक्सेलरेटर आपने दबा दिया मास्टर स्ट्रोक में। तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ ये मास्टर स्ट्रोक जो एक प्रोग्राम है, ये एक फ्री प्रोग्राम है और इसमें चयन के आधार पे आधारित है। तो आप ये ना समझें कि कहीं पर भी कोई प्रोग्राम जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके लिए आपके पास पूरी तैयारी होनी चाहिए। आपने जैसे आदित्य ने कहा कि शुरुआत में उन्होंने अपनी तैयारी की, तो मैंने इसीलिए ये प्रश्न आदित्य से पूछा कि केवल आंसर राइटिंग का एक्सेलरेटर मैकेनिकली नहीं दबाना चाहिए, आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए और इस चयन प्रक्रिया में आदित्य भी सिलेक्ट हुए और हमारे इस बार 15 छात्र जो हैं आदित्य के सहपाठी बहुत अच्छे-अच्छे रैंक्स लेकर आए हैं। तो आदित्य मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस पे विशेष मैं बल दे रहा हूँ कि वो केवल उत्तर लेखन नहीं हुआ था, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपने की, जिन चीज़ों से उसमें इम्प्रूवमेंट भी हुआ। मुझे बहुत से छात्र मिलते हैं कि सर हम आंसर तो लिखते हैं, सर डेली लिख रहे हैं, बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स पे लिख रहे हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो आदित्य वो जो इम्प्रूवमेंट इस समूह ने दिखाया मतलब अप्रत्याशित था। इट वाज़ इनक्रेडिबल। मैं बता रहा हूँ कि भले ही हम एमएमपी आगे इसके आगे ना चलाएँ ये कार्यक्रम, बट जो चलाते हैं वो अपना बड़ा इंस्पायरिंग होता है। आप छात्र हमें इंस्पायर करते हैं, हम आपको करते हैं। तो थोड़ा-सा उस प्रोसेस ऑफ ग्रोथ बाय राइटिंग अगर आप उसको इलैबोरेट करें, आपने एमएमपी में क्या क्रिएट किया? मास्टर स्ट्रोक प्रोग्राम में आपने क्या क्रिएट किया? सर, तो मैं डेफ़िनिटली कहना चाहूँगा कि मास्टर स्ट्रोक वाला जो प्रोग्राम था, उसमें कुछ-कुछ चीज़ें डेफ़िनिटली मैंने देखी अपने आप को खुद से भी ग्रो करते हुए, अपने आंसर्स की क्वालिटी में भी और इवन द क्वांटिटी दैट आई वाज़ एबल टू डिलीवर। तो एक उसमें पहला इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था कंसिस्टेंसी का, क्योंकि हम रोज़ 10-15 सवाल लिख रहे थे, तो एक टाइम बाद क्वेश्चंस भी काफ़ी आई वुड से अनएक्सपेक्टेड हो जाते हैं और उन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी सेम टाइम लिमिट में टैकल करना अपने आप में आपको मेंस की जो जटिलता है, उसके लिए प्रिपेयर करवाता है। तो एक वो कंसिस्टेंसी और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को टैकल करने वाला फीचर था। सेकेंडली आई वुड से हमारा जो पीयर ग्रुप था वो अपने आप में एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आया हुआ पीयर ग्रुप था। तो उसमें जो क्वालिटी थी वहाँ पर हम लोग को आपस में एक दूसरे की कॉपी से जो बेस्ट आंसर कॉपी थी वहाँ से और ओवरऑल इस तरह से दूसरों की कॉपी से हम लोग को कंटेंट वाइज भी और डिलीवरी और प्रेजेंटेशन वाइज भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो कहाँ पर डायग्राम बनाने हैं, कहाँ पर किस तरह के पॉइंटर्स लिखने हैं, कोई ज्योग्राफी ऑप्शन वाला है, वो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अपने ज्योग्राफी के आंसर में दिखा रहा है, तो वो कंटेंट पिक कर लेना है। इस तरह की पीयर लर्निंग आई वुड से काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। और थर्ड डेफिनेटली सर आपका और काजी सर एक्सेट्रा लोगों का गाइडेंस जो था, वो भी काफ़ी कारगर साबित हुआ हम लोग के ओवरऑल ग्रोथ और लर्निंग प्रोसेस में। तो इन 3 फैक्टर्स के अनुसार मैं डेफिनिटली कहूँगा कि वेदर एमएमपी कंटिन्यूज फर्दर और नॉट, बट इन 3 चीज़ों का खासा ध्यान दे करके कोई भी जो प्रत्याशी है वो अपने आंसर राइटिंग को ढंग से यूटिलाइज कर सकता है और वहाँ से अपने आंसर्स में ग्रोथ देख सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद आदित्य इसके लिए। मैं फिर से बताना चाहता हूँ सभी लोगों को कि एमएमपी की टीम बहुत छोटी है। मैं हूँ और मेरे साथ 3 लोग हैं, जैसे अभी आदित्य ने कहा काज़ी हैं, हिमांशु हैं और दीनू हैं, 3 लोग और हैं और हम बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं सपोर्ट कर पाते हैं और हाँ, निश्चित रूप से आगे शायद ये ना चले कार्यक्रम, तो चैट में मत लिखिएगा कि सर ये कार्यक्रम कब शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं है।
बट इसमें आदित्य मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ, पर्सनली वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस होल एमएमपी बैच, जिस तरह से आप लोगों ने उसमें रिजल्ट प्रोड्यूस किया और आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। खासकर काजी सर, हिमांशु सर और दीनू मैम की तरफ से आपको विशेष शुभकामनाएं। कई बार वो होता है वो लोग मिल नहीं पाते, तो मैं उनकी तरफ से आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ। और हाल ही में मेरी बात हो रही थी काजी सर से अभी, तो बोले सर पिछली बार जिस तरह से आदित्य टेस्ट होने के बाद कॉल कर लिया करते हैं, सर इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, सर ऐसे 4 बच्चे इस बार भी हैं सर, वो भी ऐसे ही कॉल करते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, आशा करते हैं वैसे ही कुछ और रिजल्ट आए। तो वो सारी चीज़ें, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये क्रिएट किया। तो सभी छात्र जो हमें सुन रहे हैं, ये चीज़ आप भी क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छा पीयर ग्रुप हो और एक अच्छा टारगेटेड आपके पास प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक हो। हम हर निश्चित रूप से चुनौती बढ़ा देते हैं, हर बार नई तरह की चीज़ें करते हैं, पर वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, जो कि आदित्य ने बहुत ही क्लियर कहा कि भाई थोड़ी तैयारी के साथ आएँ, थोड़ी तैयारी के साथ आएँ, सोच के साथ आएँ कि दूसरे के आंसर से हम अपने में क्या और संवर्धन कर सकते हैं। इफ वी कैन इम्प्रूव फ्रॉम दैट, टेकिंग फ्रॉम दैट, दैट विल बी अमेजिंग। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आदित्य उसके लिए। अब हम आ गए हैं एक इंटरव्यू स्टेज पर। एक ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है परीक्षा की पूरी शैली पर। तो आदित्य, इंटरव्यू जो है यूपीएससी का, जो मेरे मित्र हैं और जो मुझे जानते हैं, वो कहते हैं यार ये यूपीएससी का इंटरव्यू कोई सिलेबस नहीं होता, तो ये बच्चे जाते हैं तो इनको डर नहीं लगता कुछ भी पूछ लेगा। तो आपसे पूछना चाहता हूँ, जब यूपीएससी का इंटरव्यू पहली बार आया तो डर था या रोमांच था? कैसे उसे टैकल किया? कैसे उसकी तैयारी की? सर मेरी एक्चुअली एक आदत थी बहुत पहले से ही, लाइक जब मैं ये प्रिपरेशन शुरू किया तब से, कि मैं काइंड ऑफ आत्म मनन करता रहता था कि अगर मुझसे ऐसा सवाल कभी पूछा गया तो मैं क्या जवाब दूंगा, एटसेट्रा। तो इसलिए मेरे अंदर जब मैं जा रहा था अपने पहले इंटरव्यू में भी, तो वो खौफ कम था और रोमांच का भाव ज्यादा था कि अब फाइनली वो स्टेज आ गई है जब मेरा प्रिपरेशन जो है वो अपने कल्मिनेशन की तरफ है। तो डेफिनेटली मेरे अंदर वो फियर वाली भावना थोड़ी कम थी। और रही बात आपके सिलेबस की, तो एक वेल डिफाइंड सिलेबस होता है इंटरव्यू का। ऑल्दो उसकी डेफिनेशन इस तरह की है कि लोग उसको पढ़ाई से जोड़ करके देखते हैं तो वो उनको वेल डिफाइंड नहीं दिखाई देता है। यूपीएससी ने अपने सिलेबस में क्लियर कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं कि वो क्या चीजें टेस्ट करना चाहता है इन व्हाट इट कॉल्स द पर्सनैलिटी टेस्ट। तो जो पढ़ाई का पोर्शन है उसमें उसमें खास ध्यान देने वाली चीजें हैं कि आपका जो जीएस का पोर्शन है उसमें आपने जो मेन से पढ़ा है वो आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक होनी चाहिए। यहाँ पर आपको 10 पॉइंट नहीं गिनाने, आप 2 ही गिनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको उसको कैसे पुट करना है वो सीखना होगा कि आपके आवाज में वो वजन होना चाहिए कि सामने वाला कन्विंस हो सके आपके जो भी आपने आर्गुमेंट्स पेश किए हैं उससे। दूसरी चीज होती है आपका खुद का डैफ। आपके आपके पास अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए उन चीजों के बारे में जो आपने मेंशन की हैं कि ये आपकी जीवन में घटित हुई हैं। और तीसरी चीज मैं कहूंगा प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने भी देखा। जैसे मेरे से कई बार अकस्मात क्वेश्चन पूछ दिए गए, जैसे कि एक पूछा गया था, डू यू बिलीव इन घोस्ट्स। तो इस क्वेश्चन का कोई प्रिपरेशन नहीं हो सकता, ये आपको वहीं पर सोचना है और वहीं पर डिलीवर करना है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि विच विच वुड बी अबाउट द प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो दैट्स ऑल आई थिंक इनकम्पासेस द इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो आदित्य, मोर और लेस हमने सब खत्म कर लिया। तो मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा, आपने अपने बिजी शेड्यूल से ये समय निकाला इस पॉडकास्ट के लिए। हमारे एजीएस के जितने भी छात्र और बाकी सब सुनने वाले, इसके लिए बहुत-बहुत आभारी हैं। जाते-जाते मैं चाहूँगा कि सेवा से या इस परीक्षा से जुड़ा अगर आपका कोई संदेश हो, तो कृपया हम लोगों से शेयर करें। और जो छात्र हमें सुन रहे हैं, उनसे भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न रह गया, तो आप निश्चिंत होकर चैट में लिखिए। और मैं अभी आदित्य ट्रेनिंग में जाएँगे, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आदित्य अच्छे से प्रभावी उत्तर हमें दे सकेंगे, तो मैं उन तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो आदित्य, एक संदेश आपका होगा तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा दिशा निर्धारण कर पाएगा हमारे सारे सुनने वालों का। सर मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा, कई सारी चीजें मैं ऑलरेडी बोला, जैसे कि आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप आना क्यों चाह रहे हैं, आपको अपना सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो इसमें बस मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा अपने संदेश में, कि कई बार ऐसे आपके मोमेंट्स आएंगे जब आपको लगेगा कि आपसे नहीं हो पा रहा है। एक वो हतोत्साहित होने वाला भाव जो है वो कई बार आ जाता है इस एग्जाम में। मेरे साथ भी हुआ मेरे पहले अटेम्प्ट में। बट मैं कहूंगा कि वहां पर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले तो जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, उनकी सहायता से आप आपके जो आप जैसे काइंड ऑफ गिर गए हैं वहां से उठ करके खड़ा होना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आपको 1-2 दिन जो भी लगता है रिकवर करने में, उसके बाद आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी गलतियों को पहचानें और वहां से सीखें। क्योंकि मेरे लिए भी मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज थी इस पूरी जर्नी में, कि जो जो मैंने गलतियां की मैंने उनको आइडेंटिफाई करके और सीखा कि मैं कैसे उनको इंप्रूव कर सकता हूँ। तो इन चीजों का अगर आप खासा ध्यान रखेंगे और इन चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे तो डेफिनेटली एनीवन कैन क्रैक दिस एग्जाम and you can definitely ace it just like many people have done in the past. सो थैंक्स अ लॉट आदित्य, और त्योहार की आपको, परिवार को एक बार फिर से शुभकामनाएं। और खत्म करना चाहूँगा इसी के साथ। जय हिंद। Thanks sir, same to you. Jain sir.